गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं डॉक्टर लता अग्रवाल, एसोसिएट प्रोफेसर हिस्ट्री, गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर। आज हम क्लास बीए पार्ट थर्ड पेपर 1 मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री 1740 to 1956 यूनिट ग्रोथ ऑफ ब्रिटिश पैरामाउंट्री इन द प्रिंसली स्टेट 1858 to 1947। बच्चों, इसका विषय है ब्रिटिश पैरामाउंट्री विद द प्रिंसली स्टेट। हमने यूनिट फर्स्ट में द बैटल ऑफ पानीपत एंड इट्स कॉन्सिक्वेंसेस, मराठा अंडर द ब्रिटिश एंड अनेक्सेशन ऑफ मैसूर, पंजाब एंड अवध, इसके बारे में पढ़ा और किस प्रकार बंगाल में ब्रिटिश रूल इस्टेब्लिश हुआ था और या फिर उन्होंने उसको विन ओवर कर उन पर अपनी धीरे धीरे राजनीतिक पकड़ या भारत के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करना प्रारंभ किया। यूनिट सेकंड के अंदर हमने प्रारंभ किया था अपराइजिंग ऑफ 1857। उसकी कॉजेज क्या थी, व्हाट वाज द नेचर एंड कॉन्सिक्वेंसेस, उसके परिणाम प्रकृति के बारे में हमने अध्ययन किया। इसके साथ ही हमने लॉर्ड कॉर्नवालिस ने जो लैंड रेवेन्यू सिस्टम के अंतर्गत 3 अलग अलग प्रोविज़न या सिस्टम उसने डेवलप किए थे। फॉर एग्जांपल परमानेंट सेटलमेंट, स्थायी बंदोबस्त, रॉयतवाड़ी एंड महलवाड़ी। अलग अलग क्षेत्रों में उसने पूर्वी और दक्षिण भारत के अंदर ये लागू किए थे और इनका लागू करने का उद्देश्य हम जानते हैं कि व्हाट वाज द पॉलिसी ऑफ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, डिवाइड एंड रूल एंड हाउ टू अर्न फाइनेंशियल इन द फेवर ऑफ देम। अपने हितों की रक्षा के लिए अर्थव्यवस्था को किस प्रकार कंट्रोल करना है, ये उनका अपना एक नज़रिया था और इस नज़रिए को इस भावना को पूरा करने के लिए, दृष्टिकोण को प्राप्त करने के लिए, अपने हितों की लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए उन्होंने डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी को अडॉप्ट किया और उसी में वो सक्सेस होते गए। आज हम पैरामाउंट्री के बारे में पढ़ेंगे कि किस प्रकार उसने 1858 के बाद में सर्वोच्चता, सार्वभौमिकता ईस्ट इंडिया कंपनी ने स्थापित की। बच्चों, ब्रिटिश काल भी राइट फ्रॉम स्टार्ट 1761 के बाद 14 जनवरी 1761 को जो पानीपत का युद्ध होता है, जिसमें MS अब्दाली की विजय होती है और मराठों की पराजय, इसका फ़ायदा ब्रिटिश कंपनी को मिलता है और ब्रिटिश कंपनी धीरे धीरे इसमें फूट डाल करके मराठा शक्ति में मैसूर और हैदराबाद और मराठों को अलग करने में सफल होती है और अलग करने के कारण इनसे अलग अलग युद्ध करती है और अंततः वह 1800 तक अपना साम्राज्य पूर्वी और दक्षिण भारत में स्थापित करने में सफलता प्राप्त करती है। तो हमारा ब्रिटिश भारत भी 2 भागों में विभक्त है। एक जो प्रशासित हुआ था 1857 तक, स्वतंत्रता संग्राम या क्रांति तक, वो ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रशासन था भारत में। और उसके बाद में 1 नवंबर 1858 में हमने रानी विक्टोरिया की घोषणा के बारे में भी पढ़ा था और उससे लेकर के 1 नवंबर 1858 से लेकर के 14 अगस्त 1947 तक भारत में ब्रिटिश क्राउन का साम्राज्य बना रहा। ईस्ट इंडिया कंपनी को डिसॉल्व कर दिया गया और उसके बाद में ब्रिटिश क्राउन ने भारतीय जनता को, भारतीयों से प्रॉमिस किया था, हम आपके आंतरिक मामलों में कोई हस्तक्षेप नहीं करेंगे, परंतु उसका यह वचन या प्रॉमिस उसने तोड़ दिया और धीरे धीरे आंतरिक और बाहरी दोनों क्षेत्रों पर उसका एकाधिकार स्थापित हो गया। तो ब्रिटिश पैरामाउंट्री जो स्थापित हुई थी, उसके माध्यम से ब्रिटिश सर्वोच्चता के बारे में हम अध्ययन करें। बच्चों, उस समय भारत 2 भागों में बटा हुआ था। एक भाग जिस पर ईस्ट इंडिया कंपनी या ब्रिटिश क्राउन का साम्राज्य स्थापित हुआ और दूसरा भाग जिसमें 562 या 565 प्रिंसली स्टेट्स मीन्स देशी रियासतें थीं, जहाँ के राजा स्वयं अपने प्रशासन के अनुसार अपने साम्राज्य को प्रशासित कर रहे थे। अंग्रेजों ने भारत पर लगभग 200 वर्ष तक राज्य किया और 1757 तक ईस्ट इंडिया कंपनी केवल एक व्यापारिक कंपनी बनकर आई थी और 1661 में कंपनी को भारत की रियासतों के साथ संधि करने
युद्ध करने और युद्ध में परास्त होने पर राज्य को मिलाने का अधिकार मिला। ये अधिकार किसने दिया? उनको ब्रिटिश क्राउन ने। 1669 में कंपनी बम्बई के राज्य में कंपनी ने अपने में मिला लिया। इसके उपरांत कंपनी साम्राज्यवादी भावना से धीरे धीरे विस्तृत होने लगी। फ्रांस की शक्ति को 1756 से 1761 तक, आपको पता है 1763 तक के सप्तवर्षीय युद्ध हुआ। उसमें फ्रांस की पराजय हुई यूरोप में और इंग्लैंड की विजय हुई। फ्रांस और फ्रांसीसी यहाँ पर भी थे, बहुत अच्छे वो सैनिक प्रशिक्षक थे और यहाँ के प्रायः सभी रियासतों में सेना के लीडर थे या सेना को नए शस्त्रों के साथ प्रशिक्षित करते थे। लेकिन 1763 में फ्रांस की शक्ति की पराजय के बाद में यहाँ से फ्रांसीसियों का भी इन्होंने हस्तक्षेप समाप्त कर दिया। फ्रांस की शक्ति को समाप्त करके कंपनी सरकार ने देशी रियासतों को अनेक्स करने या देशी रियासतों को अपनी ओर या देशी रियासतों को प्रशासित करने को प्रारंभ कर दिया। इसके साथ ही कंपनी और देशी नरेशों के पारस्परिक संबंधों की एक जो हम कहते हैं स्टोरी या संबंध प्रारंभ हो गए। सर्वोच्चता क्या है? भारतीय नरेशों की शक्ति का अंत तथा ब्रिटिश सरकार के साथ उनके संबंध में ये दोनों ही विषय आधुनिक भारत के इतिहास में बड़े रोचक हैं। धीरे धीरे शक्तिहीन रियासतें अपनी सुरक्षा की दृष्टि से अस्तित्व के लिए ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की शरण में चली गई या ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ उन्होंने संधि स्थापित की। अब उनके पास वही शक्ति रह गई जो उन्हें कंपनी सरकार देती थी या ब्रिटिश क्राउन देने लगा था। 1858 के उपरांत भारत की देशी रियासतें प्रत्यक्ष रूप से ब्रिटिश सरकार के अधीन हो गई और 1858 से 1947 तक वे उसी सत्ता का प्रयोग करती रही जो उन्हें ब्रिटिश सरकार से प्राप्त हुआ। इस राजनीतिक संबंध को इतिहास में पैरामाउंसी, सर्वोच्चता, सार्वभौमिकता का नाम दिया गया है कि उन्होंने इस शब्द का अभिप्राय एक शक्ति का और इसी शक्ति का प्रयोग भारत सरकार ने नियंत्रण और दूसरी शक्ति परतंत्रता तथा अधीनता। सर्वोच्च सत्ता सर्वोपरि होती है और इसी शक्ति का प्रयोग भारत सरकार ने देशी रियासतों तथा नरेशों के प्रति किया। लॉर्ड हेस्टिंग्स के समय में कंपनी सरकार ने रियासतों के साथ समानता का व्यवहार त्याग कर और वह अपने आप को सर्वोच्च शक्ति समझने लगी। के.एम. पन्नीकर के अनुसार उन्हें 3 विशिष्ट श्रेणियों में रखा गया। ऐसे राज्य जिन्हें संधियों के द्वारा अपने राज्य में पूर्ण तथा अखंड प्रभुसत्ता का अधिकार था। दूसरा, ऐसे राज्य जो संधिगत रियासत होने पर भी ब्रिटिश सरकार की देखरेख में ही फौजदारी और नागरिक अधिकार तथा कानून बनाने का अधिकार उपभोग करते थे। और तीसरा, ऐसे रियासतें या प्रिंसली स्टेट राज्य जिनके अधिकार दानपत्र और सनद पर आधारित थे। दूसरे प्रकार के भारतीय रियासतों में परिवर्तन कुछ तो परिस्थितिवश हुए और कुछ कभी ना रुकने वाली धाराओं के कारण हुआ। इन रियासतों के प्रति नीति का विकास ईस्ट इंडिया कंपनी के सरकारी स्वरूप के कारण हुआ और कुछ गवर्नर जनरल की महत्वाकांक्षाओं के कारण। इस प्रकार प्रोफेसर मून लिखते हैं कि भारतीय समाज में अनेक अंतर विरोधी होते हुए भी ब्रिटिश साम्राज्यवाद ने भारत को एक तीसरी ताकत की अधीनता में राजनीतिक एकता प्रदान की। अंग्रेजी प्रशासन द्वारा सृजित इस राजनीतिक एकीकरण का सूक्ष्म अवलोकन करने से ज्ञात होता है कि एकीकरण अपने आप में पूर्ण नहीं था। 1947 तक भारत भौगोलिक दृष्टि से एक होते हुए भी राजनीतिक कारणों से 2 शक्तियों में या 2 श्रेणियों में या 2 प्रशासन में विभक्त था। एक था ब्रिटिश भारत और दूसरा था भारतीय भारत या प्रिंसली स्टेट। ब्रिटिश भारत पर प्रत्यक्ष रूप से अंग्रेजों का शासन था, जबकि भारतीय भारत या प्रिंसली स्टेट पर उनका राजनीतिक नियंत्रण अप्रत्यक्ष रूप से था। भारतीय भारत में भारत के वे भूभाग थे जिन पर प्रत्यक्ष रूप से राजा व नवाब शासन करते थे। राजा व नवाब अपने अस्तित्व को स्वतंत्र बनाए रखकर शासन करना चाहते थे, पर वे अपने उद्देश्य में असफल रहे। 2 राजनीतिक इकाइयों में भारत का विभाजन सुनियोजित नहीं था।
वरन ऐतिहासिक परिस्थितियों के परिणाम स्वरूप अवस्थित रूप में गठित था। भारतीय भारती कालांतर में देशी रियासतों के नाम से जाना गया। इन रियासतों के शासक स्वेच्छाचारी शासकों की तरह संचालन करते थे। डॉक्टर रघुवीर सिंह का कहना है, वस्तुतः ब्रिटिश भारत और भारतीय भारत दो अलग अलग दुनिया थी। ब्रिटिश भारत एक राजनीतिक इकाई था, उसमें एक शक्तिशाली केंद्रीय सरकार शासन सूत्र संभाले हुए थी, जबकि देशी रियासतें जो प्रिंसली स्टेट के नाम से जानी गई, जो भारतीय भारत था, एक राजनीतिक इकाई के रूप में गठित नहीं थी। बच्चों, क्योंकि उनके सबके अपने अपने प्रशासन थे, अपनी अपनी सीमाएं थी, अपना अपना भौगोलिक सीमाएं थीं और उनका अपना अपना राजनीतिक दृष्टिकोण था। इस प्रकार देशी रियासतें भारत के विभिन्न भागों में बिखरी हुई थीं और क्षेत्रफल की दृष्टि से भी समान नहीं थी। तो बच्चों, आज हमने पढ़ा ब्रिटिश पैरामाउंसी क्या है और प्रिंसली स्टेट्स क्या है, किस प्रकार उसने प्रिंसली स्टेट्स को अपने प्रशासन में सम्मिलित किया। धन्यवाद।